स्वागत आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। देश में सीएए लागू होने के साथ ही इस पर विपक्ष की सियासत अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है। एक और ओवैसी जैसे चेहरे हैं जो डायरेक्ट इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सरीके नेता भी हैं जिन्होंने सीएए के विरोध का एक नया एंगल ढूंढा है। यह एंगल है पाकिस्तान काज का। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी सीएए के जरिए पाकिस्तानियों को, जरा गौर करिएगा क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल का बयान मैं आगे आपको सुनाऊंगी, जब उन्होंने कहा कम से कम 3 से 4 बार पाकिस्तान का नाम लिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को भारत में बसाना चाहती है ये सरकार और हमारा हक पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को देना चाहती है। अल्पसंख्यकों को नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बार बार जोर डालकर यह कहा गया। पाकिस्तान का जो सीए का इलेक्शन इंपैक्ट, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल ने कैसे सीएए पर खेल रहे पाकिस्तान कार्ड की न सिर्फ चर्चा की और कहा यह बीजेपी का दरअसल नया वोट बैंक बनाने का तरीका है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। आपने देखा अरविंद केजरीवाल एक तरफ बार बार उन पाकिस्तानियों को भारत का संसाधन देना चाह रही है सरकार, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, बार बार उनका एम्फेसिस यहां पर था और एक तरीके का कंफ्यूजन भी पैदा करने की अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे थे, एज इफ कि अब कोई बॉर्डर खुलने वाले हैं। और आज सीएए लागू हो जाने के बाद, नोटिफिकेशन आ जाने के बाद फिर बाहर से अल्पसंख्यक आ जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन मुल्कों से अल्पसंख्यक आ जाएंगे और यहां के संसाधनों पर वो भी दावा ठोकेंगे। हम इस पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौंगावकर हमारे साथ हैं और साथ ही आज अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। आप कानून के जानकार भी हैं और राजनीति की भी आप समझ रखते हैं, विश्लेषक भी हैं आप। सबसे पहले तो अश्विनी जी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे विशेष तौर पर इसलिए करना चाह रही हूं कि पहले तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बॉर्डर खुल जाएंगे, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी भारत में दाखिल हो जाएगी, क्या ये होने वाला है? देखिए, केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी है, उनको भारत के कानूनों को अच्छी तरीके समझ है। सीए क्या है उनको पता है, संविधान में क्या लिखा है उनको पता है, लेकिन उनको ये पता है कि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने के खिलाफ भारत में कोई कानून नहीं है। आप झूठी शिकायत करो, झूठा बयान दो, झूठी भाषणबाजी करो, झूठी गवाही करो, झूठे मुकदमे लिखवाओ, कुछ भी कराओ आप, तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास झूठ बोलने के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, ना इनका, अब उनको पता है उनका कोई टेस्ट तो किया नहीं जाएगा। सवाल यह है कि भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 11 कि नागरिकता देने, नागरिकता लेने के लिए कानून बनाइए। नेहरू जी ने 1955 में कानून बनाया, सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं उसको, उसमें नागरिकता देने, नागरिकता लेने का प्रावधान है। उस कानून को इंदिरा जी ने भी अमेंड किया, उस कानून को
1985 में राजीव गांधी जी ने अमेंड किया और उस कानून को 2019 में मोदी जी की सरकार ने अमेंड किया और अमेंड करके ये बोला कि बाकी लोगों के लिए जो सिटीजनशिप लेने का क्राइटेरिया है वो तो एज इट इज चलता रहेगा। 11 साल है, मतलब आप पाकिस्तान के अदनान सामी है या वहाँ के कोई क्रिकेटर हैं या जो भी हैं, बांग्लादेश का हो चाहे अफगानिस्तान का हो, कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आना चाहता है उसको पहले 11 साल भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। चूंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हैं वो परसिक्यूटेड हैं, वो अपना दुकान छोड़ के आए हैं, अपना मकान छोड़ के आए हैं, अपना घर वहाँ छोड़ के आए हैं, अपना खेत खलिहान छोड़ के आए हैं। और किस लिए छोड़ के आए हैं? क्योंकि अगर वो छोड़ के नहीं आते तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाता। इतना बड़ा त्याग जिसने किया है अपने धर्म की रक्षा के लिए, उसको ये कहा गया कि भाई आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। बाकी लोगों के लिए जो कंडीशन 11 साल की है, ये हिंदू, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी है उनके लिए 5 साल छूट है। और क्यों ज़रूरी है? दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जिसको हम अफगानिस्तान कहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र था। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहां प्रधानमंत्री थे। अब केवल 20 हिंदू बचे हैं, केवल 20 हिंदू बचे हैं। नहीं सर, मैं इसकी लीगैलिटी पर आपको लाना चाह रही हूँ। मैं उसकी लीगैलिटी ये कहती है कि 2014 तक जितने भारत में आकर बस गए, यानी कि अभी नहीं आ रहे हैं, या आज की तारीख में जो बॉर्डर से पार करके आ गया वो शरणार्थी नहीं कहा जाएगा। खैर, बॉर्डर पार करके क्या वीजा थोड़ी ना भारत में बंद हो गया मिलना। मैं इसलिए इसके लीगल इशू पर लाना चाहती। अरविंद केजरीवाल क्यों गुमराह करें हर्षवर्धन जी? नहीं, अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उसमें सचमुच इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि अगर इस पर अरविंद केजरीवाल इस तरह का सफेद झूठ बोल सकते हैं तो क्या क्या कर रहे होंगे। हालांकि कानून भी है, उसमें वो फंसते भी हैं, माफ़ी भी मांगते हैं। मुझे तो लगता है कि अब नेता के तौर पर शायद रिकॉर्ड वगैरह बन गया होगा अरविंद जी का कि जिससे उन्होंने मानहानि के मामले में माफ़ी मांगी है। लेकिन जरा इस मसले को समझिए। अब तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, बाकायदा लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 तक आए हुए लोग, यानी किसी को लाना नहीं है। उसमें 2 बार 3 बार उन्होंने कहा कि लाया जाएगा। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ला के यहां मतदाता इतने बना दिए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या ये सब अरविंद केजरीवाल इस समय देश में अफवाह फैलाने का जो काम कर रहे हैं, इस पर इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए? इस पर इनके खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज होना चाहिए? और जब देश का हर छोटा बड़ा नेता, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस बार ढेर सारे मुस्लिम नेता जो अलग अलग मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई इससे कोई मुसलमानों को नुकसान नहीं, इसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है कि जिसमें हम कहें कि ये, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा मुसलमानों को भी कर लेते तो ठीक है। अब हालांकि ये सवाल उठेगा कि इस्लामिक मुल्क से मुसलमान भी अगर पीड़ित होकर जा रहा है तो फिर छूटेगा कौन? तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश मिला ही दीजिए, भारत का हिस्सा ही बन जाए, ये भी सवाल होगा। लेकिन यहां तो वो झूठ बोल रहे हैं। 31 दिसंबर 2014 का मतलब समझिए, मई 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, यानी मई से दिसंबर छोड़ दें तो वो जो पूरा कार्यकाल है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके पहले का है। वो लोग जो भारत प्रताड़ित होकर आए, किसी झुग्गी में, किसी झोपड़ी में, हर दूसरे दिन कोई नगर निगम उनको तोड़ देता है, उनके पास पानी पीने की सुविधा नहीं है, उनके बच्चे कहीं पढ़ नहीं सकते, यानी उनका जीवन नर्क जैसा था, उससे थोड़ा ही बेहतर हुआ है। अब नागरिकता मिलेगी तो उनका जीवन सामान्य होने की ओर बढ़ेगा। क्या इस देश का वो जो हिंदू था, जो पाकिस्तान रुक गया था, बांग्लादेश रुक गया था, वो हिंदू क्या वापस आके नहीं था? और जिसको महात्मा गांधी कहते थे कि हर भारतवंशी जब आना चाहे बाहें फैलाकर हम उसका स्वागत करेंगे, वही सामान्य सा कानून है जिसको नेहरू जी ने बनाया, अलग अलग समय पर संशोधन होता रहा, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार एक पॉलिटिकली, जिसको कहें कि एक तरह से कहें ये दुस्साहस है, लेकिन वो दुस्साहस उन्होंने किया। और अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर अफवाह फैला रहे हैं। किसी को लाया नहीं जाने वाला है। 31 दिसंबर 2014 यानी इस सरकार के पहले आए हुए भारत में जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का एक प्रावधान बना। नहीं, लेकिन ये जो वो नया नैरेटिव समीर जी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या अपनी एक नई छवि गढ़ने की कोशिश करें? क्योंकि उनको ये समझ में आने लग गया है कि अगर सीएए के मामले में हिंदू मुस्लिम करके बात की गई तो यहाँ तो पोलराइजेशन होगा, उसका काउंटर पोलराइजेशन होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए वो अब अपनी छवि गढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद फ्री की, कि मैं तो पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी, फिर चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, उनके लिए हर व्यक्ति पाकिस्तानी है। क्या ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो समीर जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति अगर आप देखोगे, जब से 2014 से जो राजनीति में सक्रिय रूप से आए हुए हैं, वो उनकी राजनीति इसी तरह की रही है। अरविंद केजरीवाल की
वो और ममता बनर्जी इसी राजनीति पर चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। और 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा, ये बात ठीक है कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो टिक नहीं सकते। चुनाव सर पर है, कुछ दिनों बाद चुनाव में जाना है। ऐसी स्थिति में कैसे दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह किया जाए, भ्रम में रखा जाए और झूठा बातें कर कर कैसे उन्हें बताया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तानी लोगों को देश के अंदर लाके बसाने का काम कर रहे हैं। कई अरविंद केजरीवाल जानते नहीं कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए उन्हें लेकिन समीर जी वो तो ये कह रहे हैं ये तो कानून है, आज बीजेपी को ठीक लगा तो 2014 तक और कल बेहतर लगा तो उसकी तारीख आगे बढ़ा देंगे, 2024 तक भी कर देंगे। मैं जरा इसके लीगल इशू पर आऊं, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा सीए को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कि अब 1947 से भी बड़ा पलायन होगा, अगर 1.5 करोड़ भी आए तो सबसे बड़ा पलायन होगा। आप सुनिए सर अरविंद केजरीवाल को। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था अगर 1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जो बात कर रहे हैं वाकई में अश्विनी जी सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई युद्ध की परिस्थिति देख रहे हैं, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है और फिलिस्तीन फिर अपनी जान बचाकर आगे दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति तो नहीं है, हम बात कर रहे हैं उन शरणार्थियों की जो पहले से आकर भारत में बसे हुए हैं। लेकिन जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही कि आज 2014 तक की तारीख है, इस साल है, लेकिन इसे तो 24 भी किया जा सकता है, आगे 26, 27, 28 कुछ भी किया जा सकता है, क्या ये संभव है? देखिए कानून बदला जा सकता है और कानून बदलना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट ने अभी तक 2014 तक का डेडलाइन किया है, कल को पार्लियामेंट फिर बदल सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पार्लियामेंट तो एनआरसी लागू कर सकता है, पार्लियामेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है, पार्लियामेंट के पास असीमित शक्तियां हैं, वो संविधान के दायरे में कुछ भी कानून बना सकता है। इसलिए फ्यूचर में क्या होगा मैं उस पर नहीं जाता हूँ। ये जो कानून है ये स्पेसिफिक कानून है, कोई कानून बनता उसका एम्स और ऑब्जेक्ट्स होता है। उद्देश्य ये था कि अफगानिस्तान में केवल 20 बचे हुए हैं, पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो लगभग 25% थे वहाँ हिंदू जैन बौद्ध सिख, अब केवल 2% बचे हुए हैं। अब बांग्लादेश जहाँ 30% के आसपास थे वहाँ लगभग 5 से 6% बचे हुए हैं। जो हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी है, उनके खेत में जब फसल तैयार हो जाती है तो खेत में आग लगा दिया जाता है, उनके फार्म हाउस में आग लगा दिया जाता है, उनके घर पे आग लगा दिया जाता है, दुकान से सामान लिया जाता है, उनको पैसा नहीं दिया जाता, पैसा मांगने पर उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उनके दुकान में मांस फेंक दिया जाता है, उनकी जब बेटियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, कितना परिवर्तन हुआ, धर्म परिवर्तन। इंडिया टीवी ने भी कई दफा ये खबर मैं यही तो कह रहा हूं कि आप सोचिए ना, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब राजा भरत जो राम के छोटे भाई थे उनका ननिहाल, माता कैकेयी वहीं से आई थी। उस पाकिस्तान को पहले कैकेयी कहते थे, अब उसको पाकिस्तान कहते हैं। जो पहले दुर्योधन का ननिहाल गंधार था उसको अब अफगानिस्तान कहते हैं। ये सब हिंदू राष्ट्र थे, वहां क्या सिचुएशन हो गई है। अब अगर उनको भारत में शरण नहीं मिलेगी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब विभाजन हुआ तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के जो हिंदू जैन बौद्ध सिख उनसे पूछ के विभाजन हुआ था? नहीं। तो इसलिए ये सरकार की ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है, एक तरीके से एक कन्वेंशन है। सर वो सरकार की ड्यूटी से समझ नहीं रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। आगे एक और खबर है, मैं उस पर जाऊं उससे पहले बहुत छोटे से मैं अश्विनी जी मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 250 याचिकाएं जो है सीए के खिलाफ है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम संगठनों की भी याचिकाएं हैं। हमारी भी है। क्या इस सीए को लेकर इसे चैलेंज किया जा सकता है और क्या इसे खारिज कराया जा सकता है? बहुत छोटे से में टोटल 256 याचिकाएं हैं, 255 सीए के खिलाफ है, एक मेरी याचिका है जो सीए के समर्थन में। सब एक साथ ही सुनवाई हो रही है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूं, मैं वेट कर रहा था कि सुनवाई होगी, लेकिन आज तो सुनवाई हुई नहीं है। संभव है अगले सप्ताह इस पर सुनवाई हो, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इस कानून पे स्टे नहीं किया, इसलिए कानून की इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट सीए का जो नोटिफिकेशन आया इसको स्टे करने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जज इतनी बात तो समझते हैं कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला नहीं है। और ये भी अनलिमिटेड नागरिकता देने वाला नहीं है, एक 2014 तक की विंडो है, उसको दिया जा रहा है। एक टाइम फ्रेम है। अगली बड़ी खबर जिस पर अब चर्चा करनी है, एक ऐसा सवाल जो चुनाव से पहले सबसे ज्यादा गर्म है।
मुद्दा है ईवीएम से चुनाव कराने के विरोध का। दरअसल विपक्ष लगातार ये मांग उठा रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसके लिए अपने अपने तर्क हैं। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर के चुनाव का मसला क्या है, इसकी पेचीदगियां क्या है और चुनौतियां क्या है। सबसे अहम बात तो सियासी मंशा क्या है। हर्षवर्धन जी, सियासी मंशा क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सियासी मंशा से ज्यादा सियासी हताशा की बात करनी चाहिए। मंशा तो सबकी दिख रही कि क्या है, हताशा है ये। आप जिस एक प्रक्रिया के तहत, जिस मशीन के जरिए और जिसमें जितने तरह के सवाल खड़े होते गए कदम दर कदम, उनको धीरे धीरे ठीक किया गया। आज हम वीवीपैट तक पहुंच गए हैं। एक समय में कहा गया है कि रैंडम आप बताइए कहां आपको लगता है उसकी 5 बूथ होंगे या किस तरह से आपको कोई शंका है, उसको एक कहें कि अलग से उसका मिलान कराएंगे। यहां जहां हम खड़े हैं ये हताश निराश लोगों का समूह है। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि एक समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जब हताशा चढ़ी थी तो वो कहते थे कि ईवीएम बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने भी इसके खिलाफ खूब जितना कर सकते थे किया। लेकिन देश 2004 से और 2004 से भी पहले इसकी टेस्टिंग हमने की। हम दुनिया के उन गिने चुने लोकतंत्र में हैं जिन्होंने समय से पूर्व समय का जो जिसको कहते हैं ना कि आप किसी आधुनिक तकनीक, आधुनिक व्यवस्था, उसको हम स्वीकार करते हैं और आत्मसात करके बहुत अच्छे से लागू करते हैं। हमारा चुनाव आयोग दुनिया के 40 देशों को चुनाव प्रबंधन का तरीका सिखाता है। अब अगर ये कोई कहे कि ईवीएम से ये सब गड़बड़ है, कई बार कहा गया और ये तो बहुत साफ है ना कि चुनाव आयोग जब बुलाता है तो भाग जाते हैं, कोई आता नहीं है हैकाथन में। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, जिन जिन राज्यों में ये चुन कर आते हैं, क्या किसी स्टेट मशीनरी में कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो खड़ा होकर कहता सबका ईमान मर गया है इनके मुताबिक? और जिस राज्य में ये खुद चुनाव जीतते हैं उनके भी अधिकारियों को, जो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है जो चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, वैसे तो वो सरकार की प्रशासन की व्यवस्था का हिस्सा होता है ना, उसी राज्य की प्रशासन। ये विशुद्ध रूप से सियासी हताश लोगों का एक नया नाटक है, नया प्रोपेगेंडा है जिसको इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये वाकई में अश्विनी जी, अब देखिए हैकाथॉन तो आयोजित किया गया था ना चुनाव आयोग के द्वारा, कहां कोई गई पॉलिटिकल पार्टी, कौन साबित ये कर पाया कि ईवीएम से फर्जीवाड़ा किया जा सकता है? एक लंबी यात्रा के बाद धीरे धीरे ईवीएम पर आए हैं, बैलेट पेपर खत्म किया गया और ये इलेक्शन कितना आसान हो गया ईवीएम के आ जाने के बाद। लेकिन क्या, मैं फिर कोर्ट के मसले पर लेकर आती हूं आपको, कि क्या बड़े लेमैन की भाषा में पूछ रही हूं कि क्या कोर्ट के ये अधिकार क्षेत्र में है कि वो तय करे कि चुनाव ईवीएम के जरिए हो या बैलेट पेपर के जरिए हो? देखिए, संविधान में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है इलेक्शन कराने की ड्यूटी चुनाव आयोग की है। चुनाव, और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि इलेक्शन कैसे कराना है, कब कराना है और किस टेक्नोलॉजी को यूज करना, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करने जा रहा है, न पहले किया न आगे करेगा। जहाँ तक हर जी ने पहले ही बता दिया, ये हताश लोगों का एक समूह है जो बार बार उनको लगता है हार तो जाना ही है, तो एक काम करो पहले से एक डाउट क्रिएट कर दो। और डाउट क्यों क्रिएट करते हैं इसको समझिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ चूंकि भारत में झूठ बोलना पाप है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए हमारे सफ़ेद पोस्ट सफ़ेद झूठ बोलते हैं। उनका सफ़ेद झूठ बोलने का एक ही तरीका है कि इन 2-4 का इनका पहले नार्को टेस्ट किया जाए, इनका पॉलीग्राफ करें, इनका ब्रेन मैपिंग करें तो ठिकाने लग जाएंगे। लेकिन जब तक कानून नहीं बन रहा है सफ़ेद बोलते रहेंगे। जहाँ तक ईवीएम की बात है, कई बार इलेक्शन कमीशन कह चुका है आके हमें दिखाओ ये कैसे फ्लॉप हो रही है। और मैं तो कह रहा हूं अब तो टेक्नोलॉजी और भी कई देशों में एडवांस आ गई। आज की डेट में तो ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम भी आ गया है और शायद अब नेक्स्ट स्टेज में आना चाहिए, हमें आधार बेस्ड वोटिंग करनी चाहिए कि हम घर बैठे बैठे आराम से अपने आधार की बटन दबाएं, अपने आधार को लिंक करें और सीधे सीधे हमारी वोट हो जाए। अब तो वो टाइम आ चुका है, हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम वापस थोड़ी जाना चाहिए, हमें तो इसके आगे जाना चाहिए, आधार बेस्ड वोटिंग की तरफ जाना चाहिए। समीर जी, एक ही स्क्रिप्ट को लेकर बार बार ये इंडिया अलायंस, बार बार ये मोदी विरोधी दल, कितनी बार इसे, अब तो कोई रिफ्रेशमेंट भी नहीं है, कोई नया एंगल भी नहीं है, कोई नया तर्क भी नहीं है, उसी बासी खाने को माइक्रोवेव में गर्म कर करके कितनी बार परोसेंगे, बीमारी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि मैं देश को आगे ले जाना चाहता हूं और विपक्ष बार बार देश को पीछे ले जाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी अब ईवीएम से आगे की बात कर रहे थे। अभी 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने साउथ के किसी एक सभा में बैठक में गए थे, उसमें उन्होंने जब चर्चा की तो उन्होंने कहा था कि अब देश को ईवीएम के आगे भी सोचना चाहिए। ऐसे वोटिंग पैटर्न भी देश के अंदर आना चाहिए कि जिसके अंदर आदमी घर बैठ के फ्री और फेयर वोटिंग कर सके, बुजुर्ग आदमी फ्री वोटिंग कर सके, ऑनलाइन वोटिंग हो सके और आधार के आधार पर वोटिंग हो सके।
प्रधानमंत्री उस सोच की ओर बढ़ रहे हैं कि हर आदमी वोट कर सके, भले ही वो अगर पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकता तो घर बैठ के वोटिंग कर सके। और आज विपक्ष जब ईवीएम पर इतने देश के अंदर इतने निष्पक्ष, इतने बढ़िया चुनाव हो चुके, 50 से ज्यादा चुनाव हो चुके, आज विपक्ष कहता है कि वापस बैलेट की ओर चलो। लालू प्रसाद चाहते हैं कि वापस बैलेट पे चलो, जहां पर उनका जो गुंडाराज, जो जंगल राज चलता था कि बैलेट उठा के भाग जाते थे, दूसरे सील सिक्के मार के वोट कर दिए जाते थे, वो उस दुनिया में देश को ले जाना चाहते हैं चुनाव में। मुझे लग रहा है देश की जनता भी इस बात को जानती है और राजनीतिक दल भी जानते हैं कि ईवीएम के बाद चुनाव कितने आसान होगा और कितने इजी तरीके से हो रहे हैं। क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो अब चुनाव हारने का ठीकरा किसके सर तो फोड़ना है। तो ये हताशा, निराशा और लगातार हार, यही तो चर्चा का विषय है ना कि जब जीत गए तब ईवीएम ठीक है, जब कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम में EVM तकलीफ नहीं आती, जब हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम में तकलीफ नहीं आती, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हारते हैं और राज्य विधानसभा के चुनाव हारते हैं, चुनावों की तारीखों के ऐलान होने से पहले भी और ऐलान होने के बाद भी ये एक ऐसा विषय है जिसे बार बार इंडिया अलायंस के दल उठाते रहते हैं, उठाते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा कब और चुनाव कराएगा कौन, क्योंकि चुनाव आयुक्त को लेकर भी अभी चर्चाएं जारी है। इस पर हम करेंगे विस्तार से बात। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की।